सर्वनाम के प्रकारों के संदर्भ में टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो अब अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। द नेक्स्ट टाइप ऑफ pronoun that we have to understand is संबंधवाचक सर्वनाम। एंड संबंधवाचक को हम अंग्रेजी में कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटेड संबंध, रिलेटेड यानी संबंध, उससे बना है संबंधवाचक या रिलेटिव प्रोनाउन। लेट्स सी फ्यू सेंटेंसेस based on which our learning will take place. I met Hari. Hari had just returned. I met Hari. Hari had just returned. I have found the pen. I had lost the pen. I had found the pen. I had lost the pen. Here is the book. You lent me the book. Here is the book. You lent me the book. Lend मतलब उधार देना, और lend से बना उसके तीनों रूप हैं lend, lent, lent. So here is the book. You lent me the book. यहाँ वो किताब है, तुमने वो किताब मुझे उधारी में दी थी। ये तीन वाक्य होगा। इन प्रत्येक जो पेयर है, इसको यदि हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हम इसे एक वाक्य में बना सकते हैं। तीनों पेयर को तीन वाक्य में पूरा हो सकता है। अभी 6 वाक्य दिख रहे हैं, पेयर में हैं, और हर वाक्य में जो एक पहले वाक्य में हरी 2 बार दोहराया गया, दूसरे वाक्य में पेन 2 बार बोला गया, तीसरे वाक्य में बुक 2 बार बोला गया। इसे हम पेयरिंग के रूप में देख के और फिर इसको जोड़कर एक सिंगल सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आई मेट हरी हु हैड जस्ट रिटर्न। आई मेट हरी, हरी हैड जस्ट रिटर्न। अजीब सा लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? आई मेट हरी हु हैड जस्ट रिटर्न। मैं हरी से मिला जो अभी अभी आया। सेकेंड में आई हैव फाउंड द पेन विच हैड बीन लॉस्ट। आई हैड फाउंड द पेन विच वॉज लॉस्ट। मुझे पेन मिल गया है जो गुम गया था। मुझे पेन मिल गया है जो पेन गुम गया था। ऐसा ना कह के हम उसको दोनों वाक्यों को जोड़ दिए, युग्म को जोड़ दिए। हियर इज द बुक दैट यू लेंट मी। हियर इज द बुक दैट यू लेंट मी। यहाँ वो किताब है जो तुमने मुझे दी थी। यहाँ वो किताब है जो किताब तुमने मुझे दी थी। कोई मतलब नहीं, या जो भी नहीं, यहाँ वो किताब है, किताब तुमने मुझे दी थी। ये तो अनुवाद हुआ, लेकिन जोड़ने के बाद क्या हुआ? जो किताब जो तुमने मुझे दी थी। तो इन अदर वर्ड हु, विच या दैट, ये आपने इसका उपयोग देखा, हु, विच या दैट। हु का उपयोग संज्ञा के लिए हुआ, हरि के लिए। हु शब्द 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ और इसलिए वो सर्वनाम है। संज्ञा के बदले प्रयुक्त किए जाने वाला जो शब्द है उसे सर्वनाम कहते हैं, तो वो सर्वनाम हुआ। हु 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। आई मेट हरी, हरी हैड जस्ट रिटर्न, उसे जोड़ रहा है, और जोड़ रहा है इसलिए वो कंजंक्शन भी है। कंजंक्शन मतलब जोड़ने वाला, 2 वाक्यों को जोड़ने वाला। सो इस तरह हम देखते हैं कि हु जो है वो 2 तरीके का कार्य कर रहा है। एक तो प्रोनाउन का भी कर रहा है और दूसरा कंजंक्शन का भी कर रहा है। Could you get me? What I am trying to tell you is that in this sentence, I met Hari who has just returned. In this sentence, who is connecting the 2 sentences, acting as conjunction, and who is also pointing at, is being used as substitute for noun Hari. In this way, we find who, the word who is being used in 2 different connotations, for 2 different purposes.
सर्वनाम का भी, समुच्चय बोधक का भी या कंजंक्शन का भी। और इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ऐसे शब्दों को कंजंक्टिव प्रोनाउन, कंजंक्टिव प्रोनाउन, कंजंक्टिव प्रोनाउन, प्रोनाउन which connects. It is a pronoun, acts as a connector. और इसे रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं क्योंकि पहले आई हुई किसी व्यक्ति को बताता है, किसी चीज को बता रहा है। रिलेटिव किसी से संबंध बता रहा है, पहले हरि आया था, हरि से संबंध बता रहा है, तो इसे रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं क्योंकि उससे संबंध स्थापित करता है। राइट, सो ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। एंड सो वी हैव अंडरस्टूड how who is performing two functions. Similarly, which and that also. I have found the pen which I had lost. Which is used as a substitute for pen, noun. And it is used as a conjunctive also. So it is again a conjunctive pronoun. Similarly, that is also a conjunctive pronoun. In other words, while talking about relative pronoun, we see these three examples and learn that why they are called relative pronoun, because they relate to noun. They relate to noun. Noun से संबंध स्थापित करते हैं और चूंकि दोनों में संबंध जोड़ते हैं दो वाक्यों में, इसलिए कंजंक्टिव प्रोनाउन भी हैं. So we call it relative pronoun or we call it conjunctive pronoun. It's all the same. Okay? So having understood relative pronoun which relates to the noun, let us look at some forms of pronoun. Relative pronoun के कुछ प्रकार हैं. जैसे एक वचन में nominative और दूसरे में genitive केस मैंने बताया था who, whose and whom. सबसे पहला है nominative केस, उसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों में हम who का उपयोग करते हैं. ये दूसरा है जेनिटिव केस जिसमें whose, 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 एंड थर्ड इज एक्यूजेटिव. एक्यूजेटिव को हिंदी में आपको मैंने पूर्व में बारंबार बताया, एक्यूज से उसका अर्थ कोई अर्थ नहीं है. एक्यूजेटिव मतलब कर्म कारक, whom और who. ये संबंधवाचक सर्वनाम जो है who के कर्म कारक या संबंध कारक में इस तरीके से उपयोग होता है. संबंधवाचक सर्वनाम क्या था? who. who का नॉमिनेटिव केस क्या बना? who. who का जेनेटिव केस क्या बना? whose. किसका. किसका. पहला क्या है? कौन. दूसरा किसका, ये जेनेटिव केस हुआ जिसे हम संबंध कारक कहते हैं. और एक्यूजेटिव यानी कर्म कारक में किसको, whom, किसको. राइट. दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड. दिस इज द बॉय और गर्ल, इट इज कॉमन बोथ. दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड. This is the boy whom we all praise. This is the boy whom we all praise. This is the boy whose exercise book is missing. This is the boy whose exercise book is missing. So we have seen the uses of संबंधवाचक सर्वनाम in three different cases. संबंधवाचक सर्वनाम क्या था? who. उसके हमने तीन अलग अलग उपयोग देख लिए. देखा जाएगा कि एक वचन और बहुवचन, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, एक ही रूप रहता है. who एक वचन के लिए भी, बहुवचन के लिए भी, मैस्कुलिन के लिए भी और फेमिनिन के लिए भी. ऐसे ही whose भी एक वचन, बहुवचन, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए. और लास्ट whom मैस्कुलिन, फेमिनिन और एक वचन, बहुवचन दोनों के लिए उपयोग होता है. लिंग के अनुसार या वचन के अनुसार उसमें परिवर्तन नहीं रहता. यहां दूसरा बिंदु देखिए, जो संबंधवाचक सर्वनाम है रिलेटिव प्रोनाउन, विच के कर्ता कारक और कर्म कारक में एक ही रूप होता है. रिलेटिव प्रोनाउन में चाहे कर्ता कारक हो या कर्म कारक हो, एक ही रूप रहता है. जैसे दिस इज द हाउस विच बिलोंग्स टू माई अंकल. This is the house which belongs to my uncle. The house which my uncle built cost him 5 lakhs.
देखिए दोनों वाक्य देख लीजिए। दिस इज द हाउस विच माई अंकल बिल्ट, दिस इज द हाउस विच इज माई अंकल बिल्ट फॉर 5 lakhs, दैट्स वन। एंड सेकेंड इज दिस इज द हाउस which belongs to my uncle. Now in this, what is the issue? The issue is the house संबंधवाचक which का संबंध कारक है, सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम which जो है उसका संबंध कारक नहीं होता, किंतु whose का प्रयोग यानी of which के लिए होता है। Am I clear? I repeat again, संबंधवाचक सर्वनाम, कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम? which, इसका संबंध कारक नहीं होता, लेकिन हम ऑफ हुज या ऑफ विच ऐसा उपयोग करके हुज या ऑफ विच उपयोग करने के लिए ऐसा करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अगेन संबंधवाचक सर्वनाम दैट, जो आपने तीसरे वाक्य में देखा था, वो दैट के एक वचन और बहुवचन में कर्ता कारक और कर्म कारक का सर्वनाम इसका एक ही प्रयोग होता है। ही दैट इज कंटेंट इज रिच। अब देखिए ये वाक्य, ही दैट इज कंटेंट इज रिच, क्या मतलब हुआ? संबंध कारक सर्वनाम दैट, एक वचन बहुवचन और कर्ता कारक और कर्म कारक के रूप में संबंध कारक में इसका प्रयोग होता है। दैट का देखिए हमने संबंध के लिए, दैट किसके लिए आ रहा है? ही के लिए आ रहा है। ही दैट इज कंटेंट इज रिच, तो दैट इज कमिंग फॉर whom? टू शो रिलेशन विथ ही। बार बार ही ना बोल करके दैट इज सफाइस, दैट इज सफिशिएंट। अनदर एग्जाम्पल टू मेक द मैटर सिंपल फॉर यू इज टेक एनीथिंग दैट यू लाइक। क्या हुआ? टेक एनीथिंग that you like. That is coming for what? Connecting the two. Take anything that you like, जो तुम्हें पसंद है। और that किसके लिए आ रहा है? Thing के लिए भी आ रहा है। So it is coming for both, कर्ता कर्म दोनों के लिए। So this is another example to put clarity on the point regarding relative pronoun. नाउ संबंधवाचक सर्वनाम वॉट को देखो। वॉट का जो प्रयोग है वो केवल एक वचन में होता है। वॉट का प्रयोग केवल एक वचन में होता है, नंबर 1, ये याद रखिए। पहले मैंने आपको बताया था हु का प्रयोग एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल, फेमिनिन, मैस्कुलिन दोनों में, लेकिन यहाँ जो है वॉट का उपयोग केवल एक वचन में, पहली बात। दूसरा, कर्ता कारक और कर्म कारक में इसका प्रयोग एक सा है। फॉर एग्जाम्पल, वॉट हैज़ हैपन्ड इज नॉट क्लियर। बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन हम वॉट हैज़ ही बोल रहे हैं, हैज़। वॉट हैव हैपन्ड नहीं, वॉट हैज़ हैपन्ड इज, बहुत सारी घटनाएं होंगी, लेकिन हम उसको एक वचन में ही उपयोग करते हैं। आई से वॉट आई मीन, आई से वॉट आई मीन, आई मीन, इसको हम एक वचन में ले रहे हैं। आई से वॉट आई मीन, वॉट हियर इज बीइंग यूज्ड फॉर एक वचन। ही फेल्ड इन वॉट ही अटेम्प्टेड, उसने जो प्रयास किए थे उसमें वह असफल हुआ। अब प्रयास किए थे यानी बहुत सारे प्रयास किए थे, लेकिन हम ये नहीं बोलते दोज ही अटेम्प्टेड, नो, हम क्या बोलेंगे? व्हाट ही अटेम्प्टेड। व्हाट का अर्थ क्या नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर व्हाट संबंध कारक के रूप में उपयोग हो रहा है, प्रश्नवाचक के उपयोग में रूप में नहीं। व्हाट का उपयोग प्रश्नवाचक के रूप में नहीं हो रहा है, संबंध कारक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो रहा है, विच इज कनेक्टिंग द टू सेंटेंसेज, विच इज ऑल्सो पॉइंटिंग आउट टू सम नाउन, किसी संज्ञा के साथ बता रहा है। जैसे ही फेल्ड इन व्हाट ही अटेम्प्टेड, तो व्हाट इज एक वचन, तो व्हाट का उपयोग हमेशा एक वचन में होता है, राइट। ये हो गया संबंध कारक सर्वनाम के। अब कुछ हम इसके प्रयोग जाने, कुछ और थोड़ा बारीकी से जान के थोड़ा और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और थोड़ा ठीक करें। यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, though we have done some of the uses through example,
But let's have few more examples and more clarity on it. जनरल स्पीकिंग हु का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए होता है, ये बात आप याद रखें. जनरली स्पीकिंग, नॉट ए लॉ. जनरली स्पीकिंग एक व्यक्तियों के लिए होता है और एक वचन बहुवचन दोनों के लिए. फॉर एग्जाम्पल, द मैन हु इज़ ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, व्यक्तियों के लिए होगा. द मैन हु इज़ ऑनेस्ट, वह व्यक्ति जो ईमानदार है उस पर लोग विश्वास करते हैं. एक वचन बहुवचन से इसका कोई ताल्लुकात नहीं. और सामान्यतः हु का उपयोग व्यक्तियों के लिए, पुरुषों के लिए, सजीव के लिए होता है. ही प्रेड बेस्ट हु लव्ड बेस्ट. He prayed best who loved best. Again, and they never fail who die in great cause. They never fail who die in great cause. देखिए यहाँ है तो बहुवचन. They never fail. Who एक वचन लग रहा है लेकिन नहीं. Who का उपयोग एक वचन बहुवचन दोनों के लिए होता. Who die in great cause. Cause माने कारण. जो बड़े बड़े कारणों के लिए मरते हैं वे लोग महान होते हैं. Who die in great cause. Who एक वचन है सामान्यतः और व्यक्तियों के लिए उपयोग होता है. In the right with two or three. They are slaves. ये बहुत प्रसिद्ध लाइन है. They are slaves who dare not be in the right with two or three. देश की एक प्रसिद्ध पत्रिका है, समाचार पत्र है. वो समाचार पत्र के ऊपर जो संपादकीय का पृष्ठ है उस पर ये लिखा हुआ है भारत के एक समाचार पत्र में, दे आर स्लेव्स हु डेयर नॉट बी इन द राइट विथ टू और थ्री. वे लोग गुलाम हैं जो सही मायने सही चीज़ के लिए दो या तीन लोगों के साथ खड़े नहीं हो सकते. यानी यदि कोई सही कह रहा है भले ही उनकी संख्या एक, दो या तीन हो, उनके साथ आना चाहिए. सो दे आर स्लेव्स. देखिए स्लेव्स बहुवचन है. हु एक वचन जैसा लग रहा है लेकिन नहीं है. हु का उपयोग एक वचन बहुवचन दोनों के लिए होता है. दे आर स्लेव्स हु डेयर नॉट बी. राइट. तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल. कभी कभी जानवरों के लिए भी वैसे हम हु का उपयोग कर लेते हैं. दिस इज जनरली स्पीकिंग इट इज़ यूज फॉर पीपल बट अदरवाइज एट टाइम्स इट इज़ यूज फॉर एनिमल्स ऑल्सो. हु का संबंध कारक जो है हुज व्यक्तियों के लिए भी होता है, जानवरों के लिए भी होता है, निर्जीव के लिए भी होता है. सन हुज रेज आर सो ब्राइट. सन हुज रेज आर सो ब्राइट. सूरज जिसकी किरणें इतनी तेज होती हैं. अब देखिए यहाँ पे संबंध कारक है किसका? हु का संबंध कारक शब्द हमने क्या लिया? हुज. और वैसे हु को मैंने आपको बताया कि वो सजीव के लिए नॉर्मली सामान्यतया होता है, लेकिन उसका जो संबंध कारक है हुज है वह निर्जीव के लिए भी लिया जाता है. दिस इज द क्वेश्चन हुज सॉल्यूशन हैज़ टू बी फाउंड. दिस इज द क्वेश्चन हुज सॉल्यूशन हैज़ टू बी फाउंड. ये वो सवाल है जिसका उत्तर हमें खोजना है, खोजना ही होगा, खोजना है. हुज सॉल्यूशन, उसका उत्तर, उसका हल निर्जीव है, लेकिन ये उपयोग अंग्रेजी में सही है और हुज का उपयोग निर्जीव सजीव व्यक्ति तीनों के लिए होता है. हु समझा आपने, व्हाट आपने समझा, हुज का उपयोग आपने समझा. अब थोड़ा सा हम बढ़ते हैं विच. विच का जो उपयोग है वो सामान्यतः निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है. जैसा मैंने बताया हु का उपयोग सजीव वस्तुओं के लिए और सामान्यतः व्यक्तियों के लिए, सामान्यतः वैसे कभी कभी जानवरों के लिए, लेकिन विच का उपयोग निर्जीव के लिए और जानवरों के लिए होता है. विच का उपयोग निर्जीव के लिए और जानवरों के लिए, और एक या बहुवचन इसके मायने नहीं रखते. उदाहरण के लिए, द मोमेंट which is lost forever. The moment which is lost forever. वह क्षण जो बीत जाता है वो बीत जाता है. वह क्षण जो निकल जाता है वो निकल जाता है. तो वह क्या है? क्षण के लिए. विच किसके लिए? क्षण के लिए, मोमेंट के लिए. निर्जीव है.
तो निर्जीव के लिए हम उपयोग करते हैं। और ये एक वचन का उदाहरण दिया। अब बहुवचन का उदाहरण देख लीजिए। द बुक्स विच हेल्प यू आर इन ग्रेट डिमांड। द बुक्स विच हेल्प यू आर इन ग्रेट डिमांड। द बुक्स विच हेल्प यू, बुक्स बहुवचन है, विच को एक वचन बहुवचन दोनों में उपयोग कर सकते हैं। विच निर्जीव और जानवरों के लिए उसका प्रयोग होता है, राइट। विच का प्रयोग कभी कभी हम व्यक्ति के लिए भी करते हैं, जैसे अवर फादर विच आर इन हेवन, ये पुराने उपयोग हैं। लेकिन आप सामान्यतः एक जान के रखें कि विच जो है वह निर्जीव के लिए और जानवरों के लिए होता है। ही इज़ हियर विच इज़ फॉर्चुनेट, वो तो यहाँ है, अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है। ही इज़ हियर इट इज़ फॉर्चुनेट, ऐसा ना बोल करके हम विच का उपयोग कर सकते हैं संबंध कारक के रूप में और उसके रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। ही इज़ हियर विच इज़ फॉर्चुनेट, राइट। So this way we have understood the uses of who, which, whose, what, etc. Whom also, right? With this understanding of relative pronoun should have become much clearer to you all. Now the next topic under pronoun is of quite significance. It makes our English more qualitative, हमारे अंग्रेजी की क्वालिटी को बढ़ाने में मदद करता है। एंड द टॉपिक इज ओमिशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। ओमिट करना मतलब उपयोग में ना लाना, आगे बढ़ जाना। ओमिट कर दिया, आगे बढ़ गया, उपयोग में नहीं लाया, तो ओमिशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। बहुत बार ऐसी स्थिति आती है अंग्रेजी में, ऐसा परमिसिबल है जब हम रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग किए बिना ही दो वाक्यों को जोड़ दें या संबंध कारक का उपयोग कर लें। उदाहरण के लिए, men must reap the things they sow. Men must reap the thing they sow. reap मतलब, reap करना मतलब फसल काटना, sow मतलब फसल बोना। अब देखिए यहाँ men must reap the things they sow, यहाँ पर they sow के पहले which they sow आना चाहिए, which आना चाहिए था, क्योंकि which संबंध बनाएगा, which संज्ञा के बदले उपयोग करेगा, संज्ञा के बदले आएगा। लेकिन बिना उसके आए भी हम वाक्य बना लेते हैं। Men must reap the things they sow. आदमियों को वही फसल काटने को मिलेगी जो वो बोते हैं। अब जो के लिए which शब्द जो है वो यहाँ पर omitted है, वो यहाँ पर गायब है, यहाँ पर उसका उपयोग किए बिना ही हमने वाक्य पूरा कर दिया। तो ये ऐसा कभी कभी हम उपयोग करते हैं। व्यक्तियों के लिए दैट का प्रयोग अधिक उपयुक्त है। अतः हम द मीटिंग दैट आई अटेंडेड यस्टरडे, द मीटिंग दैट आई अटेंडेड यस्टरडे, इसके बजाय हम मीटिंग विच आई अटेंडेड यस्टरडे कहना ज़्यादा ठीक मानते हैं। द मीटिंग विच आई अटेंडेड यस्टरडे वो ज़्यादा ठीक है, किंतु और भी अच्छा है यदि हम द मीटिंग आई अटेंडेड यस्टरडे बोलें तो दैट भी नहीं है, विच भी नहीं है। द मीटिंग आई अटेंडेड यस्टरडे वॉज फैंटास्टिक। द मीटिंग दैट आई अटेंडेड यस्टरडे, द मीटिंग विच आई अटेंडेड यस्टरडे, दे आर ऑल राइट, बट द बेस्ट इज द मीटिंग आई अटेंडेड यस्टरडे वॉज फैंटास्टिक। द बुक आई सॉ in the library has been issued. The man I talked to was very soft speaking. The man I talked to, the man whom I talked to, no, nothing of this kind. All these connectors या संबंधवाचक शब्दों का हम हटा देते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम को हटा देते हैं और इस प्रकार हम बिना उनका उपयोग किए
उसको हाइड करते हुए, उसको छुपाते हुए हम सेंटेंस बना रहे हैं। आई हैव ए ब्रदर, आई हैव ए ब्रदर। नाउ आई हैव ए ब्रदर हु इज कंडेम्ड टू डाई। आई हैव ए ब्रदर हु इज कंडेम्ड टू डाई। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, हु का उपयोग किया। क्या बिना हु के हम यूज कर सकते हैं? आई हैव ए ब्रदर कंडेम्ड टू डाई, बिल्कुल बोल सकते हैं, कॉमा लगा के। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि कैसे कनेक्टर, या कनेक्टर तो नहीं, कंजंक्शन, कंजंक्टिव प्रोनाउन के बिना भी या रिलेटिव प्रोनाउन के बिना भी हम कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। While learning about pronoun, we also come across a word called antecedent. क्या है? What is antecedent? Antecedent मतलब जो पहले आता है। Antecedent अंग्रेजी में इसका अर्थ है जो पहले आता है, चल के आने वाला नहीं, जो चीज़ पहले हुई होती है। हिंदी में उसे कहते हैं पूर्वगामी। What is it called? पूर्वगामी। पूर्वगामी मतलब antecedent. Now, there is a relation between antecedent and pronoun. What is, how is it related? संबंधवाचक सर्वनाम या संज्ञा, जिसे हम पूर्वगामी कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम संज्ञा, in fact, antecedent is nothing but संबंधवाचक सर्वनाम संज्ञा। इसकी जो संकेत करता हो, इस कारण इसका वचन और पुरुष अपने पूर्वगामी के समान होता है। ये सेंटेंस आप देखिए, चूंकि संबंधवाचक सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करता है। मैं पुनः दोहरा दूं, चूंकि संबंधवाचक सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करता है, तो जैसा सर्वनाम वैसा ही संबंधवाचक। इसका वचन पुरुष वचन अपने पूर्वगामी के समान होना चाहिए। Could you get me? It means there must be an agreement between पूर्वगामी, antecedent and संबंधवाचक. The boy who was lazy was punished. The boy who was lazy was punished. Who क्या है? Boy को बता रहा है, लेकिन who के बाद was है कि were है? were नहीं है, क्योंकि boy एक वचन है, तो इसलिए वहाँ was आएगा। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आपको ये समझाने की कोशिश है कि दोनों के बीच में एग्रीमेंट, समझ होनी चाहिए। किन दोनों के बीच में? संबंधवाचक सर्वनाम और संज्ञा या सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम और उसके पहले क्या आता है? संज्ञा आया है या सर्वनाम आया है, जिसे हम पूर्वगामी कह सकते हैं, जिसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं। द बॉय क्या है? एंटीसीडेंट है। और उसके लिए क्या संबंधवाचक है? हु है। बॉय एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है, तो हु के साथ एक वचन आएगा कि बहुवचन आएगा? एक वचन आएगा। दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट। दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट, जिसे हिंदी में अन्वय कहते हैं। अन्वय से ज़्यादा सरल आपके लिए होगा समझने में एग्रीमेंट। दोनों के बीच में मिलान। यदि ये एक वचन है, संज्ञा या सर्वनाम, तो संबंध कारक भी एक वचन होगा। यदि ये स्त्रीलिंग है तो संबंध कारक भी स्त्रीलिंग होगा। यदि ये बहुवचन है या पुल्लिंग है तो वो भी बहुवचन या पुल्लिंग होगा। यही आपको समझना है। द बॉयज हु वेर लेजी हैव बीन पनिश्ड। द बॉयज हु वर लेजी। द बॉयज, बॉयज क्या हुआ? बहुवचन। द बॉय हु इज लेजी, एक वचन, तो इसलिए हु के बाद इज आया। हु द बॉयज, जैसे ही बॉयज बहुवचन हुआ, हु वर हो जाएगा। I am the person that is to blame. I am the person that is to blame. I am एक वचन है, तो that के बाद क्या आया? is. Agreement. that के बाद क्या आया? is. Agreement होना चाहिए। एक वचन हो तो एक वचन आगे आएगा।
आई एम द पर्सन दैट इज टू ब्लेम, जिसे दोष देना होगा, मुझे दोष देना होगा। वी हु सीक योर प्रोटेक्शन आर स्ट्रेंजर्स, वी हु सीक योर प्रोटेक्शन आर स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर मतलब नवांतुक, अजनबी। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी। सीक माने अनुरोध करना, वी प्रोटेक्शन यानी रक्षा। वी हु सीक योर प्रोटेक्शन, वी एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन, इसीलिए सीक है, क्रिया में एस नहीं लगा है। योर प्रोटेक्शन, और उसके लिए अब क्या आया? आर स्ट्रेंजर्स हियर, आर आया बहुवचन, क्योंकि वी बहुवचन है।